ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं सारा का सारा। वॉइस पर थोड़ी सी नज़र मेरी गई नहीं, तो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग बिग ओ नोटेशन, यानी बिग ओ नोटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। कुछ आइडिया आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस देख के लग गया होगा, और बाकी के जो हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो क्या रहती है, वो रहती है बिग ओ 1 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आपको कांस्टेंट फैक्टर को इग्नोर कर देना है। कब कर देना है? जब आपके पास कोई कांस्टेंट फैक्टर हो और एक आपके पास n या n स्क्वायर या log n इस तरह का कुछ हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जांपल है इसका क्या रह सकता है। तो इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक लूप चलाया 4 जो कि मेरा चला 1 से और i < 10 और i प्लस प्लस। तो ये लूप जो चल रहा है मेरा 10 टाइम्स चल रहा है, मतलब कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। लेकिन जो इनर लूप चल रहा है इसका 4 j = 1 j < n और j प्लस प्लस। और ये वाला जो लूप मेरा चल रहा है ये मेरा इनर लूप है, लेकिन n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा 10 × n या फिर 10n में इस तरीके से लिखूंगा। तो इसमें n और 10 में कांस्टेंट कौन सा है भाई? 10 और n में जो 10 है ये कांस्टेंट है, n हमारे पास बचेगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो क्या रहेगी? बिग ओ n रहेगी। तो कह रहा है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ हो और n दिया हो, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल दिया गया हो। तो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं वो क्या करती हैं, फिक्स होती नहीं है, वेरी करती हैं। लेकिन कांस्टेंट तो क्या होता है, फिक्स होता है। तो कह रहा है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कोई भी किसी तरह का इंपैक्ट नहीं डालते हैं। तो अगर कांस्टेंट है किसी भी एक्सप्रेशन में तो कांस्टेंट को क्या कर दो, कांस्टेंट को आपको इग्नोर कर देना है। तो कह रहा है कि कांस्टेंट वैल्यूज डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी किसी भी एल्गोरिथम जो है उसकी ग्रोथ रेट को कांस्टेंट्स जो है वो इफेक्ट नहीं करते हैं किसी भी एल्गोरिथम के अंदर। तो क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट रूल। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास n है, इसकी जगह अगर वो वाला एग्जाम्पल आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास 10n बन रहा है। जैसे 10n हो गया, 5n हो गया, तो क्या कह रहा है कि द लूप है वो n टाइम चल रहा है। इवन इफ द लूप रन्स 5n और 10n टाइम्स द ग्रोथ रिमेन्स द सेम। ठीक है, अगर वो ये तो n टाइम चल रहा है, लेकिन अगर वो 10n होता, और 10n कैसे होता, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता तो क्या आउटर लूप 10 चल रहा है, इनर लूप n चल रहा है, या फिर आउटर n चल रहा होता, इनर 10 चल रहा होता। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो क्या रहती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही रहती है। तो कांस्टेंट्स आर इग्नोर्ड व्हाइल सिंप्लीफाइंग बिग O। तो जब बिग O को सिंप्लीफाई करते हैं तो किसको इग्नोर कर दिया जाता है, जो कांस्टेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, जो रूल 2 है वो क्या कह रहा है, इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स। लोअर ऑर्डर टर्म्स का मतलब ये है कि मान लो कि इस एग्जांपल में देखो, मान लो कि आपके पास दो लूप दे रखे हैं, एक ये है और एक ये वाला है। ठीक है, ये आपका n × n चल रहा है और ये क्या चल रहा है, ये आपका n चल रहा है। ठीक है, ये n × n यानी कि n स्क्वायर टाइम चल रहा है, ये n टाइम चल रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इसको हम नेस्टेड भी बना सकते थे। जैसे मैं बनाया 4 i = 1, ठीक है, i < n और i को हमने यहाँ प्लस प्लस बना दिया। ठीक है, और एक इनर लूप भी हमने लिया j = 1 j < n और j प्लस प्लस, ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब इस केस में क्या हो गया, आउटर और इनर लूप दोनों n टाइम्स चल रहे हैं n, तो क्या बनेगा n × n। ठीक है, और n × n का मतलब क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा n + n स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, 10 × n मैंने लिखा था ना, यहाँ पर देखो मैंने 10 × n लिखा था। 10 × n क्यों लिखा था, सॉरी इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर 10 × n क्यों लिखा था, क्योंकि नेस्टेड लूप में हमेशा क्या होता है, नेस्टेड लूप में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन ऐसे लूप जो ऊपर नीचे होते हैं, जैसे ये लूप यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, ये यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यानी दो अलग अलग लूप हैं। अब आउटर लूप है वो n टाइम चल रहा है और इनर लूप है वो n स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, n + n स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो लोअर ऑर्डर है उसे क्या कर दो, उसे इग्नोर कर दो। ठीक है, तो लोअर कौन है, n या n स्क्वायर,
तो यहाँ पर लोअर जो ऑर्डर है वो क्या है, वो n है। तो n को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो क्या रहेगी, बिग O n स्क्वायर रहेगी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि फर्स्ट लूप रन्स n टाइम्स, सेकंड लूप रन्स n स्क्वायर टाइम्स, देन n स्क्वायर टर्म डोमिनेट्स n फॉर लार्ज इनपुट। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट लार्ज होंगे उस केस में n स्क्वायर n को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो लोअर जो ग्रोथ टर्म है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि n को इग्नोर कर दिया जाएगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी हमारे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी n स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक तो आप लोग फटाफट से पूछना। ठीक है, तो क्या बताएगा यहाँ पर, n स्क्वायर बताएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या कहता है, ड्रॉप कोएफिशिएंट या मल्टीप्लायर्स को क्या करो, ड्रॉप कर दो। जैसे यहां पर हमने लिखा 3 इंटू एन, ठीक है 3 इंटू एन, तो 3 इंटू एन लिखेंगे तो उसकी जगह मैं 3n भी लिख सकता हूँ। ये तो बिल्कुल वैसा बन गया जैसे थोड़ी देर पहले हमने 10n पढ़ा था। ठीक है, तो उस केस में हम किसको इग्नोर कर देंगे, 3 को इग्नोर करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग O n रहेगी। तो ये क्या कहता है कि मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट्स आर रिमूव, मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या कह रहा है कि द लूप runs 3n times, the factor 3 does not change the growth pattern, 3n is simplified to n। 3n को किस में सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, n में सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी हमारे पास क्या, बिग O n, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। नेक्स्ट रूल 4 क्या कहता है, डिफरेंट लूप्स एड अप्स, कह रहा है कि जो अलग अलग लूप्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा n और ये भी हमारे पास क्या है n, दोनों लूप क्या चल रहे हैं, n टाइम चल रहे हैं, n प्लस n, क्या कह रहा है कि डिफरेंट लूप्स आर एडेड टुगेदर। ठीक है, अलग अलग लूप को, अलग अलग जो लूप्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कुछ देर पहले भी मैंने प्लस ऑपरेशन लगाया था बीच में, देखो यहाँ पर n प्लस n स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंट लूप्स थे। तो डिफरेंट लूप्स जो हैं उनको अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सीक्वेंशियल लूप्स आर एडेड टुगेदर, यानी जो सीक्वेंशियल लूप्स होते हैं एक के बाद एक वाले, उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब देखो फर्स्ट लूप चल रहा है n टाइम, सेकंड लूप चल रहा है n टाइम, तो टोटल जो ऑपरेशंस होंगे n प्लस n होंगे। तो n प्लस n इज सिंप्लीफाइड टू n, इसको हम किस में सिंप्लीफाई कर देंगे, n में ही कर देंगे, क्योंकि जब भी एडिशन होता है तो उस एडिशन में आपको ध्यान रखना होता है कि या तो हम क्या ढूंढते हैं, हम क्या करते हैं, लोअर जो हमारे पास होता है, लोअर जो भी टर्म है, लोअर टर्म को अपन क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि पीछे वाला जो हमारे पास एग्जांपल था उसमें मैंने इग्नोर किया था, लेकिन यहाँ तो कोई लोअर है नहीं, दोनों बराबर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक को ही रखेंगे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी हमारे पास, बिग O n रहेगी। ठीक है, इस केस में भी एडिशन हो रहा था, लेकिन इस केस में हमने क्या कर दिया था, लोअर जो ऑर्डर है उसको हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, और हमारे पास जो डोमिनेंट जो भी यहाँ पर वैल्यू थी उसको हमने रख लिया था। ठीक है, जबकि यहाँ पर दोनों सेम है, तो उस केस में हम किसी एक को रख लेंगे। नेक्स्ट है क्या, रूल 5 नेस्टेड लूप मल्टीप्लाई। नेस्टेड लूप मल्टीप्लाई में क्या है, नेस्टेड लूप्स आर मल्टीप्लाइड, नेस्टेड लूप्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। कुछ देर पहले भी हमने देखा था, बाहर वाला भी n चल रहा है, अंदर वाले भी n चल रहा है, तो क्या होगा, n इंटू n, यानी कि क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। तो कह रहा है कि आउटर लूप रन्स n टाइम्स, इनर लूप रन्स n टाइम्स फॉर ईच आउटर लूप, हर एक आउटर लूप के लिए n टाइम चलेगा, यानी कि n इंटू n टाइम चलेगा। इसीलिए इसकी जो ग्रोथ रहेगी वो फास्टर रहेगी लीनियर टाइम से। लीनियर टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पर n। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि जो बिग O n है, ठीक है, वो छोटा है किससे, बिग O n स्क्वायर से, यानी कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है। इसका मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा स्लो होती है, और इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, फास्ट होती है। इसकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, और इसकी ग्रोथ क्या होती है, इसकी ग्रोथ फास्ट होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस, जिसकी ग्रोथ जितनी स्लो होगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी, जिसकी ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी लो होगी। ठीक है, स्लो होगी उसकी। ठीक है, तो जब नेस्टेड लूप्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अगर इसके अंदर एक लूप और होता, इसी लूप के अंदर एक लूप और होता, तो क्या बनता है, n इंटू n बनकर वो क्या बन जाता है, n क्यूब बन जाता। ठीक है, ये भी हमको देखना है। रूल 5 के बाद रूल 6 क्या कहता है, चूज द डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट जो टर्म है उसको चूज कर लो, मतलब अगर कुछ भी आपको दे रखा है उसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है। जैसे अब देखो यहाँ पर जो दे रखे हैं हमारे पास, एक लूप तो या यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, तो ये तो बना n। ठीक, एक लूप हमारे पास ये है, ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये यहाँ पर खत्म हुआ है। अच्छा, इसका ये यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, ये इधर खत्म हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास n स्क्वायर है, तो प्लस n स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ शुरू होके यहाँ खत्म हो गया है,
और n इंटू एन टाइम्स चल रहा है तो एन स्क्वायर हो गया, और ये चल रहा है प्लस एन क्यूब टाइम। ठीक है, तो इसमें कौन है हमारे पास, डोमिनेंट कौन रहेगा, डोमिनेंट रहेगा ये। तो कह रहा है कि डोमिनेंट को चूज कर लो, बाकी को छोड़ दो। तो कह रहा है कि डोमिनेंट को जो टर्म है उसको चूज करो। व्हेन मल्टीपल टर्म्स एग्जिस्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म डोमिनेट्स, जो फास्टेस्ट जो टर्म है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, चलिए खत्म, यहां पर हो गया। नेक्स्ट है लूप्स रन एन स्क्वायर एंड एन क्यूब टाइम्स फॉर लार्ज इनपुट एन क्यूब डोमिनेट्स ऑल अदर्स ओनली द डोमिनेंट टर्म इज केप्ट। ठीक है, एन क्यूब जो है वो इन दोनों को डोमिनेट कर रही है, इसलिए किसको रखा जाएगा, एन क्यूब को रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रूल 7, कांस्टेंट इनसाइड लॉगरिथमिक आर इग्नोर्ड। किसी भी लॉगरिथमिक के अंदर जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा, 1 है हमारे पास, i ग्रेटर देन 1 और n की वैल्यू हमारे पास मान लो कि 10 है। ठीक है, तो उस केस में हमने यहाँ पर लिखा तो क्या कर रहा है, उन कॉन्स्टेंट्स को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो कह रहा है कि द वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय हाफ ईच टाइम व्हेनेवर डिवाइडेड बाय 2 और 10 ग्रोथ बिहेवियर इज सिमिलर। यानी जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं सेम बिहेवियर रह रहा है, तो लॉगरिथमिक जो कांस्टेंट्स हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, यहाँ पर इग्नोर कर दिए जाएंगे। और जब भी लॉगरिथमिक की बात होती है या जब भी हमेशा आपकी जो प्रॉब्लम है हाफ होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग ओ लॉग एन रहने वाली है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, लॉग एन रहेगी। बिल्कुल बढ़िया है ट्विंकल, आप बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 लाइन समरी है, इसको अपन माइंड अप करते हैं। इग्नोर कॉन्स्टेंट्स, इग्नोर लोअर टर्म्स, कीप द डोमिनेंट टर्म। कह रहा है कि सबसे पहले तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर कर दो, कोई अगर लोअर टर्म है तो उसको इग्नोर कर दो, और जो डोमिनेंट टर्म है उसको रख लो। बस सिंपल सा ये रूल है। इस लाइन को तो अगर तुमने याद कर लिया और लूप को अगर तुमने समझना शुरू कर दिया, ठीक है, तो तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना सीख जाओगे, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास अगर कोई एल्गोरिदम आ गई या तुम्हारे पास अगर कोई कोड आ गया, तुम कोड को देखकर एल्गोरिदम को देख के समझ जाओगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें एल्गोरिदम पता भी है तो भी तुम बता सकते हो कि इसका एल्गोरिदम ये है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, बिग ओ सिंप्लीफिकेशन फोकसेस ऑन ग्रोथ नॉट एग्जैक्ट काउंट। ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है, एग्जैक्ट काउंट के ऊपर नहीं करता है। दीज रूल्स हेल्प कंपेयर एल्गोरिदम्स इजीली। और ये जो रूल्स है ये क्या करता है कि जो एल्गोरिदम्स हैं उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। किसमें करता है, सबको कंपेयर करने में ये हेल्प करता है। क्लियर, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। ऊपर से गिरा बम, प्रिशु मैम का लेक्चर खत्म, नीचे से निकला आलू, मनोज सर का लेक्चर चालू। मी हूँ ये बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी शायरी करते हो आप ट्विंकल। चलिए, कोई डाउट है किसी को? चलिए ठीक है, फिर इसको यहीं फिनिश करते हैं। सर ये लेक्चर सीरीज प्रोग्रामिंग के लिए डीएसए पढ़ने वालों के लिए भी है क्या? बिल्कुल, डीएसए वालों के लिए भी है भाई। डीएसए में जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डरावना भी यही होता है बच्चों के लिए, समझ में नहीं आता है बच्चों को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी नहीं आती है। तो सबसे सिंप्लीफाइड वे में बताया है ये वैभव पाटिल, सबसे इजी वे में। अगर तुम पिछले 6 लेक्चर देख लोगे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ मैंने शुरू किया था इस लेक्चर को आपका जो एल्गोरिदम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम से शुरू किया था, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, और आज हमने ये सारी सारी टर्म्स पढ़ी थी, कौन कौन से टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे बड़े अजीब से क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने ये सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई है या फिर आप ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो ये उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कैसी रहेगी। अरे भाई, मतलब सी प्रोग्रामिंग आप चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किसी कॉलेज के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ो, या फिर अपने प्लेसमेंट के लिए पढ़ो, वो तो सेम ही रहने वाली है ना। डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पे वो कितना डीप पढ़ा रहा है।
हम लोग तो सारा डीपी पढ़ा रहे हैं सर आपको अच्छे से।